नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। यह यूपी पीसीएस पीवाई की सीरीज का 11वां लेक्चर है। अगर इससे पहले के लेक्चर्स आपने ना देखे हों, तो उनको आप ज़रूर कीजिए। हम 2016 से लेकर 2025 तक के जो प्रश्न हैं, उनको डिटेल से कवर कर रहे हैं, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। अगर आप यूपी पीसीएस, अगर आप आरओएआरओ, लोअर पीसीएस या उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न रिपीटेड वे में आते रहते हैं। आप देखेंगे एग्ज़ाम पैटर्न में, आपको ये प्रश्न लगातार मिलेंगे। तो अगर आपने इस सीरीज़ को ठीक से किया है, इस बात की पूरी संभावना है कि जो परीक्षा है, उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन्स हैं, वो आपके अटेम्प्ट्स हो जाएँगे। क्योंकि आप देखेंगे जो पैटर्न रहा है यूपी पीसीएस का, चाहे आरओ-एआरओ का या फिर लोअर पीसीएस का, इसमें 60 से लेकर 70% जो प्रश्न हैं, वह कहीं न कहीं रिपीटेड आते हैं। या फिर जो जीएस के प्रश्न हैं, उसमें से 60 से 70% प्रश्न रिपीटेड आते हैं। जैसे आप अगर यूपी पीसीएस लेंगे, तो उसमें 150 प्रश्न आते हैं। में जीएस का जो पोर्शन है, अगर हम करंट अफेयर का पोर्शन मान लें, कि लगभग 50 प्रश्न है, सबसे हायर लेवल पर, तो 100 प्रश्न अगर जीएस के आएँगे, तो 60 से 70 प्रश्न, इतने प्रश्न आप मान के चलिए, रिपीट होके आएँगे। और रिपीट कैसे होंगे? ज़रूरी नहीं है कि सीधा-सीधा क्वेश्चन रिपीट हो। होगा रिपीट कैसे? मान लेते हैं कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन हैं, उन ऑप्शंस में से जो टॉपिक बनेगा, उससे रिपीट होगा, कई बार क्वेश्चन रिपीट होगा, कई बार इनके एक्सप्लेनेशन से रिपीट होगा, कई बार इनके एरिया से रिपीट होगा, मतलब जिस एरिया से प्रश्न पूछा गया है, उस एरिया से ही या रिपीट होगा। तो इस तरह रिपिटिशन आता है, आपको देखना पड़ेगा। आज भी हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन की जो संख्या है वह बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, लेकिन कोशिश यह करेंगे कि उनका डिटेल एनालिसिस आपको मिल जाए। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। अब इसमें आपसे पूछा क्या है? एक तो आपसे पूछा है मरुस्थल और फिर आपसे पूछा है देश, यानी भारत के मरुस्थल और जो वैश्विक स्तर के मरुस्थल हैं, उनके विषय में आपसे पूछता है। आपको यह पता होना चाहिए कि विश्व के जो प्रमुख मरुस्थल हैं, वह कहाँ-कहाँ स्थित है। क्या-क्या ऑप्शन में है? एक कह रहा है आपका सोनोरन, एक टकला कमान, एक काराकुम और एक गिब्सन। अब आपसे यह पूछ रहा है कि यह किस-किस देश में स्थित है? यह कह रहा है कि जो सोनोरन है, वह कहाँ है? यूएसए में है। टकला कमान कहाँ है? चाइना में है। काराकुम क्या है? तुर्कमेनिस्तान में। और गिब्सन कहाँ है? ब्राज़ील में। अब इनमें से कौन-सा गलत है, यानी सही सुमेलित नहीं है, यह भी आपको देखते चलना है। अब बात अगर हो टकला कमान की, चाइना में है, यह बहुत फेमस है, सबको पता है। सोनोरन की बात करें, तो यह भी कहाँ है? यूएसए में है, यह भी सही है। काराकुम की बात करें, तो यह तुर्कमेनिस्तान में है, यह भी सही है। तो यह आपका गिब्सन है, यह ब्राज़ील में नहीं बल्कि कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का यह एक बहुत फेमस मरुस्थल है। तो यही क्या हो गया सही आंसर। अब हम और डिटेलिंग देखते हैं। हमने देखा कि जो गिब्सन है, वह दिया है ब्राज़ील, जबकि ब्राज़ील में नहीं, यह ऑस्ट्रेलिया में है। वास्तव में जो ब्राज़ील का क्षेत्र है, वहाँ पर हमको मिलता है कि कोई बहुत बड़ा मरुस्थल नहीं है। यह बहुत एक उपजाऊ देश है। गन्ना यहाँ खूब होता है, गेहूँ यहाँ अच्छी मात्रा में होता है। तो अगर यह सब फसलें यहाँ पर होती हैं, ऐसे भी आप ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पर कोई बड़ा मरुस्थल नहीं होगा, इस बात की पूरी संभावना है। तो आंसर तो हमने देख लिया। अब हम देख लें कि जो मरुस्थल होते हैं, वह वास्तव में होते क्यों हैं? इनकी जो फिलॉसफी है या उनका जो साइंस है, वह क्या है? दरअसल आप जब भी देखेंगे दुनिया में मरुस्थल, तो आपको वह कहाँ मिलेंगे? जैसे यह मान लेते हैं धरती है, यह आपकी क्या है भूमध्य रेखा, तो इसके 23.5 अंश ऊपर, 23.5 अंश नीचे, यहीं का जो क्षेत्र है, यहीं पर आपको क्या मिलेगा? ज़्यादातर आपको मिलेगा मरुस्थल। अब ऐसा क्यों है? इससे पहले आप एक चीज़ और जानिए, 2 तरह के मरुस्थल होंगे। 2 तरह के कौन से? एक मरुस्थल होंगे रेतीले और दूसरे मरुस्थल होंगे शुष्क, यानी बर्फ वाले, ऐसे मरुस्थल भी होंगे। तो अगर आप दोनों को देखेंगे, तो यह आपको मिलेगा। अब ऐसा क्यों? सबसे पहला जो प्रकाश है, वह यहाँ पर सीधा पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर क्या मिलेगा? उष्णकटिबंधीय उच्च दाब की पेटियाँ। अब इसका मतलब क्या? ये जो आपके अक्षांश हैं, इनमें जो हवाएँ हैं, वह ऊपर से बैठती हैं नीचे की तरफ, लेकिन जो वर्षा है, वह यहाँ पर नहीं हो पाती है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। यह हो गई आपकी धरती गोल और यहाँ पर आपकी हो गई मध्य रेखा। अब जो सूर्य का प्रकाश है, वह सूर्य का प्रकाश ज़्यादा कहाँ पड़ेगा या ज़्यादा तीव्र कहाँ पड़ेगा? भूमध्य रेखा पर। क्या है आपकी भूमध्य रेखा। यही जो सूरज की रोशनी है, वह सबसे ज़्यादा पड़ेगी। अब इससे क्या होगी? यहाँ की जो हवा होगी, वह कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी और हवा जब गर्म होगी, तो यह क्या होगी? ऊपर की तरफ उठेगी। जब ऊपर की तरफ उठेगी, तो उठने के बाद यह हवा कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। जब ठंडी हो जाएगी, का मतलब जो नमी है, वह इसमें क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी या हम कहें कि जो आपके वाटर वेपर्स हैं, वह कम हो जाएँगे। इसलिए इन क्षेत्रों में आप क्या पाएँगे?
जो बारिश होगी वह होगी काफी ज्यादा। अब यहाँ देखिए भूमध्य रेखा पर यहाँ पर वर्षा होगी, ठीक ठाक मात्रा में वर्षा होगी। जब यह हवाएं पहुंचेंगी 20 से लेकर 30 डिग्री के लैटिट्यूड पर, अब क्या दिक्कत आएगी? अब हवा चली गई 20 से 30 डिग्री इधर उधर। अब यह हवा क्या है, पूरी तरीके से सूख चुकी। भूमध्य रेखा से हवा उठी, यह हवा कैसी थी, गर्म थी। यहाँ पर बारिश हुई, खूब तेजी से बारिश हुई, और फिर यह हवा क्या हुई, वायु के कारण इधर उधर हुई, 20 से 30 डिग्री आगे पीछे गई। जब यह ऐसा हुआ तो क्या हुआ, हवा में जो नमी की मात्रा है वह बहुत कम हो गई। इसीलिए आप क्या पाएंगे कि दुनिया के जो सबसे बड़े रेगिस्तान है वह यहीं पर मिलते हैं, यानी 20 से 30 डिग्री का जो एरिया है यहीं पर मिलते हैं। जैसे सहारा का रेगिस्तान, अरब रेगिस्तान, कालाहारी, ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान, जैसे भारत में भी है थार रेगिस्तान, तो यह सब यहीं मिलते हैं। कुल मिलाकर जो आपकी भूमध्य रेखा है, यहाँ पर जो आपकी गर्म हवा है, क्योंकि सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ेगी तो हवा गर्म होगी। यह हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठने के बाद यहाँ पर बारिश होगी, ज्यादा बारिश होगी। भूमध्य रेखा पर खूब बारिश होती है। भूमध्य रेखा पर जब बारिश खूब होगी तो दबाव के कारण, जब प्रेशर बेल्ट के कारण ये जो हवा है ये 20 से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण जाएगी। अलग अलग प्रेशर बेल्ट की वजह से हवाएं इधर उधर होंगी, ये आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल बेसिक है। तो जब यह हवाएं इधर उधर होंगी और 20 से 30 डिग्री तक पहुंचेंगी, चाहे वह उत्तर में 20 से 30 डिग्री हो, चाहे वह दक्षिण में 20 से 30 डिग्री हो, यहाँ पर इन हवाओं में क्या होगी, शुष्कता ज्यादा होगी और बारिश नहीं होगी। जब बारिश नहीं होगी तो इस वजह से क्या होगा, यहीं पर सबसे बड़ी रेगिस्तान बनेगी। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। यही चीज यहाँ पर लिखी है कि हवाएं ऊपर से नीचे बैठती हैं और बारिश नहीं हो पाती है। एक तथ्य और है, यह पूछा भी गया है, काराकुम मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। यह तुर्कमेनिस्तान में मिलता है और इसमें क्या समस्या है, इसको कहते हैं नरक का दरवाजा। अब समस्या क्या है, एक बड़ा मरुस्थल है, उस मरुस्थल में 1971 से लगातार आग जल रही है। आग जलने का जो प्रमुख कारण है वह क्या है, मीथेन गैस है। इसीलिए इसको माना जाता है नरक का दरवाजा। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शायद आपसे पूछा जाए। और भी चीजें हम देख लेते हैं, जैसे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, यह आपसे पूछा जाएगा। यह कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। इप्सन, सिप्सन और ग्रेट सैंडी, यह सब कहाँ है, यह भी ऑस्ट्रेलिया में है। अटाकामा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चिली या फिर पेरू में है, साउथ अमेरिका का क्षेत्र है। यह विश्व का क्या है, सबसे शुष्क मरुस्थल है। गोबी की बात करें तो मंगोलिया और चीन में है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ठंडा मरुस्थल है, यह आप ध्यान रखिएगा। पैटागोनिया की बात करें तो अर्जेंटीना में है। रूब अल खाली की बात करें तो यह सऊदी अरब में है। और विश्व का सबसे निरंतर रेतीला मरुस्थल है, यानी यहाँ पर जो रेत है वह बहुत ज्यादा है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपसे प्रश्न बनेगा। मैच कराने वाले में आप देखेंगे तो अगर हमने 4 ऑप्शन पीछे देख लिए तो याद रख पाएंगे, और अगर हमने इनको याद रख लिया तो कहीं ना कहीं हम मैच जरूर करा पाएंगे। तो यह रहे मरुस्थल। अगले प्रश्न पर आते हैं। अब यहाँ पर पूछा है जो आपके कॉफी उत्पादक देश हैं उनमें क्रम क्या है, यानी उत्पादन पूछता है। उत्पादन में भी कृषि उत्पादन पूछेगा और औद्योगिक उत्पादन भी पूछेगा। यहाँ जो प्रश्न है वह किससे संबंधित है, कृषि उत्पादन से। कृषि में भी क्या पूछा है, कॉफी पूछा है। अब ऑप्शन पे आइए। ऑप्शन से 2 चीजें आप देखेंगे। अभी आपने कुछ नहीं देखा है, केवल आप ऑप्शन देख रहे हैं। यहाँ से देखिए 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें सी पहले है और 3 ही ऐसे ऑप्शन हैं जिनमें डी आखिरी में है। यानी इस बात की पूरी संभावना है जो सी है वह शुरुआत में कहीं होगा और जो डी है वह आखिरी में कहीं होगा। यही इस बात की पूरी संभावना है इस प्रश्न में। तो ये ऑप्शन गलत हो गया और ये ऑप्शन गलत हो गया। अपने आप अभी आपने कुछ नहीं किया है। इसी को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे जिनमें आपको उत्तर नहीं पता होगा। आप ऑप्शन देख के और फिर किसी प्रश्न में आपको एक दो टॉपिक पता है, फिर भी आप उसको एलिमिनेट कर ले जाएंगे, और यह टेक्निक काम भी करती है। आप प्रीवियस ईयर के किसी भी क्वेश्चन में लगा के देखिएगा, आपको समझ में आएगा। तो हमने यह देख लिया कि जो प्रश्न की शुरुआत है, यानी तो उत्तर की शुरुआत होगी आपकी इस प्रश्न में, वह सी से शुरू होगी और डी पे खत्म होगी। बीच में जो आपका बी और ए है या आगे पीछे होंगे, चाहे पहले ए हो चाहे पहले बी हो। तो बी और ए हम देखते हैं। एक है आपका वियतनाम, एक है आपका कोलंबिया। इन दोनों में कॉफी कहाँ ज्यादा होती है, यह तो तय हो गया कि ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी होती है। यही क्या है, नंबर 1 इनमें से। और यह भी तय हो गया कि जो आपका इंडोनेशिया है वह चौथे स्थान पर है इनमें से। अब बात आती है कि कोलंबिया में ज्यादा उत्पादन होता है या फिर वियतनाम में। अगर आपने थोड़ा भी बेसिक पीछे पढ़ा हो तो आपको याद होना चाहिए, वियतनाम में जो उत्पादन है वह कोलंबिया से क्या होता है, कम होता है। यानी वियतनाम कम कॉफी उत्पादित करता है और कोलंबिया में कॉफी उत्पादन ज्यादा होता है। तो सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए
CBAD। लेकिन आप ऐसे देखिए तो ऑप्शन है, उनको आप बहुत आसानी के साथ एलिमिनेट कर पाए थे केवल ऑप्शंस को देखकर। ऐसे ऑप्शंस भी यूपीपीसीएस डिज़ाइन करता है। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए CBAD। अब यह 2018 में पूछा गया प्रश्न था। तो उस समय के जो आंकड़े थे यानी तात्कालिक जो आंकड़े थे, उनको लिया गया था। तो 2016 के जो आधिकारिक आंकड़े हैं, उन्हीं से यह प्रश्न बना था। इसमें क्या था कि जो ब्राज़ील है, यह 55 मिलियन बैग्स यानी एक बैग में होता है 60 किलोग्राम और उनमें करिए 55 मिलियन से गुणा इतना उत्पादन करता था ब्राज़ील अकेले कॉफ़ी का। तो यह कहाँ था? पहले स्थान पर। वियतनाम दूसरे स्थान पर था, कोलंबिया तीसरे स्थान पर था और इंडोनेशिया चौथे स्थान पर था। क्रम आपसे पूछा था। अब आपको इसमें क्या-क्या याद रखना है? देखिए जो कॉफ़ी होती है, उसमें 2 तरीके की कॉफ़ी आती है। एक या हम कहें कि भारत में जो उत्पादन होता है, उसमें 2 तरीके हमको मिलते हैं। एक अरेबिका और एक रोबस्टा। तो भारत में जो कॉफ़ी उत्पादन है, उनमें यह 2 प्रजातियाँ सबसे ज़्यादा फ़ेमस है। अब आपसे क्या करेगा, प्रश्न में पूछेगा कि यह बताइए अरेबिका में जो उत्पादन है, उसमें भारत का कौन-सा राज्य अग्रणी है? या फिर रोबस्टा का जो उत्पादन है, उसमें कौन-सा भारत का राज्य अग्रणी है? तो आप इनकी ज्योग्राफी समझिए कि कहाँ पर उत्पादन होगा। जैसे अगर हम बात करें अरेबिका की, तो अरेबिका कहाँ होगा? अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्र पर, ठंडे क्षेत्र होने चाहिए और ढलान होनी चाहिए। यानी अगर हम हिमालय क्षेत्र की बात करें, तो अधिक ऊँचान पर, ढलान पर और ठंडा, यहाँ पर क्या होगा? अरेबिका। रोबस्टा की बात करें, ऊँचाई कम होनी चाहिए, गर्म जलवायु होनी चाहिए और यह कॉफ़ी कैसी होगी? ज़्यादा कड़क होगी यानी ज़्यादा कड़वी होगी। तो ऊँचाई वाले जो प्रदेश हैं, वहाँ पर क्या उत्पादित होगा? अरेबिका और जो निचले प्रदेश है, वहाँ पर ज़्यादा क्या होगा? रोबस्टा। तो अरेबिका की अगर हम बात करें, तो जो वैश्विक उत्पादन है, 60% यही है। यानी जो वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है, उसमें अरेबिका की जो मात्रा है, वह ज़्यादा है और कोलंबिया इसका सबसे प्रमुख उत्पादक देश है। रोबस्टा की बात करें, तो कम ऊँचाई पर होगा और गर्म जलवायु में होगा। कैफ़ीन की जो मात्रा है, वह अरेबिका से क्या होगी? 2 गुनी होगी, इसीलिए यह ज़्यादा कड़वी होती है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वियतनाम इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारतीय राज्यों की बात करें, तो भारत में जो कॉफ़ी उत्पादन है, उसमें सबसे ऊपर कौन है? कर्नाटका। भारत की 70% से ज़्यादा जो कॉफ़ी है, वह कहाँ पर होती है? कर्नाटका में और यहाँ पर भी कहाँ पर? चिकमंगलुरु और कोडागू में या फिर कुर्ग में। तो भारत का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य वह कौन-सा है? कर्नाटका है। केरल दूसरे नंबर पर आएगा, तो पहले कर्नाटका फिर केरल। 30% जो कॉफ़ी का उत्पादन है, वह केरल में होता है। उसके बाद बारी आती है तमिलनाडु की और यहाँ पर 5 से 7% कॉफ़ी का उत्पादन होता है। पुरानी हिल्स और नीलगिरी, यह भी आप ध्यान रखिएगा। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन, दूसरा नंबर केरल का और तीसरा नंबर किसका है? तमिलनाडु का। यह भी क्रम आप ध्यान रखेंगे क्योंकि भारत के केस में भी ऐसे ही मैच कराने को आएगा, तो आप उसको भी देख ले जाएँगे। तो हमने दोनों लेवल पर देख लिया, एक हमने देख लिया कि वैश्विक लेवल पर जो उत्पादन है, वह कैसा है और एक हमने यह भी देख लिया कि भारत में जो राज्य हैं, इनमें जो कॉफ़ी उत्पादन है, वह कैसे है। तो दोनों चीज़ें हमने देख ली, अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपके लिए बहुत आसान होगा कि आप इसको आंसर कर पाएँ। फिलहाल इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन किए, डिटेल से उनको कवर किया और हमने यह देख लिया कि किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। सीरियल एनालिसिस से फ़ायदा यह होगा कि जब भी ऐसे प्रश्न बनेंगे, तो आप बहुत आसानी के साथ उनको अटेम्प्ट कर पाएँगे। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।